हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से स्टडी फॉर सिविल सर्विस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कल हमने जो चर्चा करी थी आपको अच्छी तरह याद होगी कि लोकसभा में जो बिल्स पास किए गए थे, 3 क्रिमिनल बिल्स, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना, जिसको अमित शाह जी ने प्रस्तुत किया था। होपफुली आपको लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, और उसमें कई सारी और भी चीज़ें जो हैं डेवलपमेंट्स होंगे, वो आने वाले समय में क्लियर हो जाएगा मामला। पॉलिटी की चर्चा करते करते हम लोग काफ़ी कुछ चीज़ें डिस्कस कर चुके थे। इन जनरल बहुत ही सिंपल सी चर्चा रखी हमने, हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, लेकिन भूमिका को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वाकई में संविधान कैसे बना था। अब क्योंकि संविधान निर्माण का कार्य और हमारा राष्ट्रीय आंदोलन साथ साथ चल रहा था, तो ये आपस में दोनों घटनाएं एक साथ गुथी हुई नजर आती हैं। तो दोनों ही बैकग्राउंड हमें जान लेने जरूरी है। चर्चा हमारी मुख्य रूप से संविधान को समझने की ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि उसकी उपज एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से है, एक राष्ट्रीय आंदोलन के साथ चल रही है, तो उसका भी जिक्र होना बीच बीच में जरूरी है। जो चीज़ें हिस्टोरिकल हैं मुख्य रूप से उसको आप तब पढ़ लेंगे, अच्छी तरीके से पढ़ा दिया जाएगा आपको, जब हम हिस्ट्री का मॉडर्न वाला पार्ट पढ़ रहे होंगे, इंडियन नेशनल मूवमेंट। आज हम उस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं जो इससे पहले वाली क्लास में समाप्त हुई थी, यानी कि वेवल प्लान। लॉर्ड वेवल प्रपोजल लेकर आए थे, उसको राजनीतिक दलों के समक्ष रखा गया, शिमला कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, सभी राजनीतिक दलों को बुलाया गया, लेकिन मुस्लिम लीग के अड़ियल रवैये की वजह से वो वार्तालाप सफल नहीं हो पाई। ठीक, उसके और भी कई सारे पहलू हैं जिसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, इनफैक्ट मुझे ये कहना चाहिए, जो हम जानेंगे अलग से। आज हम देखते हैं 1946 का कैबिनेट मिशन प्लान, ये क्या था और ये किस प्रस्तावों के साथ आया था। आया है ये 16 मई 1946 को। कहता है, इंडिया शैल बी ए प्रोविंस कंसिस्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड इंडियन स्टेट्स। भारत एक प्रांत होगा और उस प्रांत में क्या होंगे, ब्रिटिश भारत और देसी रियासतें शामिल होंगी उस प्रांत में। और क्या कहता है वो, द फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस एंड कम्युनिकेशन रिमेन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि विदेशी मामले, प्रतिरक्षा और संचार ये केंद्रीय सरकार के हाथों में रहेगी, ये मामले। रेजिडुअल एंड अदर सब्जेक्ट्स, इसका मतलब समझ लीजिए पहले कि रेजिडुअल एंड अदर सब्जेक्ट्स का मतलब, वैसे तो आपको बाद में समझ में आ जाएगी बात, यानी कि अवशिष्ट और अन्य विषय किसके ऊपर, मतलब किसके अधीन रहेंगे, प्रांतों के। एक्सेप्ट व्हाट, एक्सेप्ट यूनियन सब्जेक्ट। जैसा कि मैंने आपसे कहा है, ये जो सारे टर्म्स अगर आपको नए लग रहे हैं, ये यूनियन सब्जेक्ट क्या है, ये स्टेट सब्जेक्ट क्या होता है, ये रेजिडुअल सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ये आगे आने वाले लेक्चर में खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो इसमें बहुत ज़्यादा अटकने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। और कहता है कैबिनेट मिशन कि संविधान सभा का गठन होगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इसमें। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विल बी फॉर्म्ड, कंसिस्ट ऑफ व्हाट, प्रोविंशियल असेंबली एंड प्रिंसली स्टेट रिप्रेजेंटेटिव। इसमें कौन से प्रतिनिधि शामिल होंगे, देसी रियासतों के और प्रांतों के। कौन से प्रांतों के, वही ब्रिटिश प्रांतों के। वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखते हैं कैबिनेट मिशन क्या कहता है। 1 रिप्रेजेंटेटिव ओवर 10 लाख ऑफ पॉपुलेशन, अर्थात जितने प्रतिनिधि वहां बैठेंगे संविधान बनाने, वो कितनों का प्रतिनिधित्व कर रहे होंगे, 10 लाख की जनता पर एक। इसको थोड़ा सा अगर मैं स्पष्ट करूं तो ये समझ लीजिए कि भारत में आज लोकसभा के कितने प्रतिनिधि हैं, मान लेते हैं 550, और ये कितनों के प्रतिनिधि हैं, ये है 1 अरब 40 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि, जिनको हमने वोट डाल के एमपी के रूप में लोकसभा में भेजा है। आप डिवाइड कर लीजिए 1 अरब 40 करोड़ से 550 से, तो उतने रिप्रेजेंटेटिव एक में निकल के आ जाएगा। ये कुछ इस तरीके की व्यवस्था समझिए। चौथे में हमने लिखा है, प्रोविंस शैल बी क्लासिफाइड इनटू ए, बी एंड सी। जो प्रांत जिसका जिक्र कैबिनेट मिशन कर रहा है, उसके 3 वर्ग किए गए हैं, ए, बी और सी में। ए अर्थात कौन सा प्रांत, बॉम्बे बिहार, सेंट्रल प्रोविंस यानी कि केंद्रीय प्रांत, मद्रास
उड़ीसा तथा यूपी। यहां पर यूपी का मतलब उत्तर प्रदेश से नहीं है भाइयों, यहां पर यूपी का मतलब यूनाइटेड प्रोविंस से है, अर्थात संयुक्त प्रांत से है। किससे है? संयुक्त प्रांत। यूपी को पहले यूनाइटेड प्रोविंस कहते थे आज़ादी से पहले, बाद में फिर आपको पता ही है रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है ना, कई सारे आयोग बने और इसको फिर यूपी कहा जाने लगा। बी में आएगा उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत यानी कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, सिंध वाला प्रांत और पंजाब। बी में रखे गए 3। सी के अंतर्गत रखे गए हैं आसाम और बंगाल। तो ये जो प्रपोजल्स कैबिनेट मिशन के द्वारा रखे गए, ये तत्कालीन राजनीतिक दलों को मंजूर थे काफ़ी हद तक, और अब बात आगे बढ़ी। इसी दौरान हम देखते हैं ब्रिटिश सरकार ने एक अंतरिम सरकार भी बनाई। ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को मिलाकर क्या बनाई? एक अंतरिम सरकार, एंटरिम गवर्नमेंट। ठीक है। ऑन 24 अगस्त 1946 एंटरिम गवर्नमेंट वॉज फॉर्म्ड। इसका गठन हुआ अंतरिम सरकार का। अंतरिम सरकार का मतलब होता है काम चलाऊ सरकार जो अपनी देख रेख में संविधान लिखवाएगी। ठीक। अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू, जिसके अध्यक्ष कौन बनाए गए? जवाहरलाल नेहरू बनाए गए। आपको सारी बातें समझ में आएंगी। इन बातों को सुनने के बाद जब आप टेक्स्ट बुक्स पढ़ेंगे तो यकीन मान के चलिए आपको सारी बातें खुद ब खुद समझ में आने लग जाएंगी। वो किताबें जो पहली बार पढ़ के खुद समझ में नहीं आती, क्या पता बात को सुनने के बाद समझ में आ जाए। ठीक है। आपकी किताब को हम आसान बनाएंगे। ये रही अंतरिम सरकार और ये रहे उसके कुछ मेंबर्स। ये सारे मेंबर्स के नाम नहीं है, कुछ मेंबर्स के नाम हैं, और इनको कौन कौन से डिपार्टमेंट्स अलॉट किए गए थे ये रहे उनके नाम। उनका विवरण ये रहा। जवाहरलाल नेहरू वाइस प्रेसिडेंट है और इनके हाथ में विदेशी मामले भी रखे गए। वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्रालय और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री इनको सौंपा गया। जॉन मथाई को सौंपा गया उद्योग तथा आपूर्ति मामले दिए गए हैं। बलदेव सिंह को दिया गया है प्रतिरक्षा यानी कि डिफेंस। कभी कभी ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में मैच द फॉलोइंग करने के लिए आ जाते हैं। आजकल तो मैं देख रहा हूँ काफ़ी लंबे टाइम से नहीं आया है, लेकिन क्या पता कब आ जाए। आसफ अली को दिया गया था, अरुणा आसफ अली को रेलवेज एंड ट्रांसपोर्टेशन। जोगेंद्र नाथ मंडल को दिया गया है लॉ। लियाकत अली खान को दिया गया है फाइनेंस, और भी कई सारे हैं इसमें। सवाल मेरा आपसे है यहाँ पे, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसमें कोई मुस्लिम लीग का मेंबर था या नहीं? कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा मेरे को, होमवर्क है आपका। ठीक, तो ये रहा। अब संविधान सभा के बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। संविधान सभा की जो कुल स्ट्रेंथ थी, देखिए ये पॉलिटी के उन पार्ट्स में से एक है जहां पर थोड़ी सी दिक्कत होती है, बार बार रिवीजन मांगती है ये सारी चीजें। टोटल स्ट्रेंथ थी कितनी? 389, 389। 296 एलोकेटेड फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया। 296 कहाँ से आए थे? ब्रिटिश भारत से। 93 आए थे प्रिंसली स्टेट से यानी कि देसी रियासतों से। आउट ऑफ 296, इन 296 में से ब्रिटिश इंडिया के 292 थे जो कि 11 गवर्नर की प्रांतों से आए थे, और 4 आए थे 4 चीफ कमिश्नरी वाले एरिया से। चीफ कमिश्नरी एरियाज मैं समझाऊंगा बाद में आपको क्या चीज होती है। सीट्स अलॉटेड टू ईच ब्रिटिश प्रोविंस वर टू बी डिवाइडेड अमंग द 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज। जो ब्रिटिश प्रांत की सीटें आपको दिखाई दे रही हैं 296, इनको बराबर कितने में बांटा गया है? 3 मुख्य जो समुदाय हैं भारत में रहने वाले, वे जैसे मुस्लिम, सिख एंड जनरल। जनरल में मान लीजिए इनके अतिरिक्त जो है वो जनरल है, अर्थात हिंदू सब जनरल में आ जाएंगे। मेंबर्स वर इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड। संविधान सभा में जिन प्रतिनिधियों को चुना गया था वो प्रत्यक्ष रूप से भी और नामांकित रूप से भी चुने गए थे। इलेक्शन और अच्छा इसके लिए भी चुनाव हुआ है। संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ? जुलाई और अगस्त के बीच में। जैसे जब चुनाव होते हैं, जैसे कि अगले साल चुनाव है यहाँ भारत में लोकसभा के चुनाव, तो एक दिन में नहीं हो जाता है, वो कई सारे चरणों में होता है। जैसे अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो उत्तराखंड में सीटें काफ़ी कम हैं, सिर्फ 5 ही हैं, तो एक ही दिन में उत्तराखंड में चुनाव हो जाएंगे। लेकिन यूपी में 80 सीटें हैं तो एक दिन में वो मामला नहीं होगा,
पश्चिम उत्तर प्रदेश में कोई डेट तय कर ली जाएगी, सेंट्रल यूपी में कोई डेट तय कर ली जाएगी, पूर्वी उत्तर प्रदेश में कोई डेट तय कर ली जाएगी। इस तरीके से चरणबद्ध तरीके से चुनाव होते हैं। तो संविधान सभा के चुनाव में भी समय लगा होगा। जुलाई अगस्त 1946 के मध्य चुनाव हुए। इनमें से कांग्रेस ने जीते हैं 208 सीटें जीती हैं। मुस्लिम लीग को मिले हैं 73 सीटें। कहाँ से मिली होंगी? मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र से। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र का मतलब यहाँ पर है जहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी ज़्यादा है। ओके, कुछ इस तरीके से समझिए बातों को। फिर क्या होता है? संविधान सभा बैठी, पहली मीटिंग होती है 9 दिसंबर 1946 को। सच्चिदानंद सिन्हा जो कि सबसे बुजुर्ग या सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर थे, उनको अध्यक्ष बनाया गया। 211 लोग ही मीटिंग में बैठे थे उस समय। और एक दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बना दिया गया। ये चीज़ मैं यकीन से कह सकता हूँ आपको हमेशा याद रहेगी कि पहले अध्यक्ष कौन थे, पहली मीटिंग कब हुई थी। सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद। ये बात हर तैयारी करने वाले को हमेशा याद रहती है। जो याद नहीं रहता है, अगर पूछ लिया जाए कि इसके उपाध्यक्ष कौन थे, तो 2 उपाध्यक्ष थे, HC मुखर्जी और VT कृष्णमाचारी। ये दोनों क्या थे? उपाध्यक्ष थे। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किसने मूव किया था 13 दिसंबर 1946 को? जवाहरलाल नेहरू ने। ओके, मेरे ख्याल से आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। उद्देश्य प्रस्ताविका किसने मूव करी थी? जवाहरलाल नेहरू ने। डायरेक्टली ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। संविधान सभा 9 दिसंबर से अपना कार्यक्रम शुरू करती है, 26 नवंबर 1949 तक अपना कार्यक्रम जारी रखती है। इस दौरान जब संविधान लिखा जा रहा था, तो जिस प्रांगण में या कह सकते हैं कि जिस असेंबली हॉल में ये सारी चीज़ें हो रही थी, उससे बाहर भारत आज़ाद भी हुआ। संविधान लिखना जारी है। हम कह सकते हैं कि भारत की आज़ादी के समय संविधान लिखने वाला कार्य पूरा नहीं हुआ था। भारत आज़ाद हुआ, सिर्फ आज़ाद नहीं हुआ है, उसके 2 टुकड़े भी हुए हैं, पाकिस्तान और इंडिया। तो ये तो बहुत ही ऐसा हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है जो आज तक लोग याद रखते हैं। ठीक है, संविधान लिखने का कार्यक्रम जारी था और भारत और पाकिस्तान बन चुके थे। उस दौरान बहुत बड़ा माइग्रेशन हुआ। पाकिस्तान से इंडिया लोग आए, इंडिया से लोग पाकिस्तान गए। पाकिस्तान पहुंचने के बाद उनको ऐसा लगा कि हमको फिर वापस जाना चाहिए, फिर वापस आए। कुछ लोग जो पाकिस्तान से इंडिया गए थे, उनको महसूस हुआ कि नहीं, हमको वापस पाकिस्तान जाना चाहिए। तो ये सिलसिला काफ़ी लंबे समय तक चलता रहा और बहुत बड़ा खूनी संघर्ष हमको देखने को मिलता है। इस पर कई सारी मूवीज़ भी बनी हैं, आपको पता ही होगा, गदर, है ना। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं ना, किताबों में जो हम पढ़ रहे हैं, ये वास्तव में हुआ था, रियल में हुआ था। तो उसको बयान करना इतना आसान नहीं है। ठीक, बहरहाल भारत आज़ाद हुआ, संविधान लिखने का कार्यक्रम जारी रहा। संविधान लिखा जा रहा था, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, जिनको ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था। तो इस सब पे चर्चा हम करेंगे अगले एपिसोड में कि बाकी जो काम रहे, किसको कौन सी कमेटी सौंपी गई थी, क्या क्या चीज़ें हमने अलग अलग देशों से ली हैं जो हमारे संविधान या भारत देश को पूरी तरीके से संतुष्ट करे, वो सारी बातें हम समझेंगे। आज के लिए इतना ही। इसको सुनिए ध्यान से, ठीक है। एक पिक्चर की तरह इसको देखिएगा, सुनिएगा खाली, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेगा हमारा कार्यक्रम, सारी बातें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए, ठीक, और बने रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस के साथ। टेक केयर, थैंक यू।